देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, in triangle OAB, E is midpoint of OB. E is midpoint of OB, and D is point on AB. B is point on AB, such that AD is to DB equal to 2:1. If OD and AE intersect at point P, then find the ratio in which P divides AB. P divides AE, not AB. P divides AP. क्वेश्चन पढ़ो। OD and AE intersect at P। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है माय डियर OAB। लेट्स से दिस इज OAB। ट्रायंगल हो गया, ठीक है। O को ओरिजिन मान लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर A सपोज कर लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर B सपोज कर लेते हैं, ठीक, क्लियर। O को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ये जीरो वेक्टर। E is midpoint of OB। E आपका OB का मिड पॉइंट है। E जैसे मिड पॉइंट हुआ तो 1:1 का रेशियो हुआ, 1 into B plus 1 into 0 हो गया B/2। E is midpoint of OB, ठीक, and D is point on AB such that AD upon DB is 2:1। so D यहाँ कहीं है, and it divide in ratio 2:1। तो जैसे D ने उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तो सेक्शन फॉर्मूले से D के भी कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर मिल गए, 2 into B plus 1 into A upon 2 plus 1, D का मिल गया। Okay, now OD and AE intersect at P। अब मैं कह रहा हूं जो OD है और ये जो AE है, ये इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। Then find the ratio in which P divides AB। तो बताओ P ने AB को किस रेशियो में डिवाइड किया, वो आपने बताना। दिस इज द क्वेश्चन। डायग्राम देख लो ध्यान से। देखो ट्रायंगल में एक पॉइंट वर्टेक्स O दिया था तो ओरिजिन ले लिया, और अगर वो नहीं भी दिया होता, मान लो ABC भी होता, ये C पॉइंट भी होता, तो मैं इसको ओरिजिन मान सकता हूं। मैं किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट नहीं करूंगा जिस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होके उसका मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं। जैसे डी को ओरिजिन नहीं मानता, क्यों? क्योंकि इसका रेशियो मालूम है। तो क्यों मानूं, जरूरत क्या है? मैं उस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर खुद कंसीडर करूंगा जिसको लेना जरूरी है। अगर रेशियो मालूम है और इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है तो ये तो अपने आप निकल जाएगा। इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूंगा और रेशियो मालूम हो तो ये नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सपोज करते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज करें। किसी एक वर्टेक्स को आप ओरिजिन सपोज कर लीजिए और बाकी आप पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर सपोज कर लीजिए, ठीक है। जो डिवाइडिंग पॉइंट होते हैं जिसका रेशियो मालूम है उसका पोजीशन वेक्टर सपोज मत करिए, उसको सेक्शन फॉर्मूले से निकालिए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को सपोजिशन करना पड़ता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना P ने AE को किस रेशियो में डिवाइड किया। तो मान लेता हूं P ने AE को A:1 के रेशियो λ:1 के रेशियो में डिवाइड किया। P ने AB को λ:1 के रेशियो में डिवाइड किया।
तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि P ने AB को 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तो यहां से मैं जो पिछला क्वेश्चन लिखा था ना उससे थोड़ा सा ये आगे जा रहा है। यहां से मैं ध्यान से देखो, यहां से मैं P के पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ A एंड B/2। ठीक, लेकिन सर इसको मैं इक्वेट कहां करूंगा? क्वेश्चन ये राइज होता है, इसको इसको निकाल लोगे P का पोजीशन, तो इक्वेट कहां करोगे? तो एक काम और करो, सपोज कर लो P ने OD को भी डिवाइड किया, सपोज कर लो P ने OD को μ/1 के रेशियो में डिवाइड किया। और ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, तो मैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ए के थ्रू निकाल लूंगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मैं OD के थ्रू भी निकाल सकता हूं, अगर μ/1 रेशियो मान लिया मैंने तो मैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक लैम्डा के टर्म्स में और एक म्यू के टर्म्स में। अरे दोनों सेम पॉइंट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना? और फिर वहां से ऊपर चलो, दोनों को इक्वेट करो, चलो आगे बढ़ो और फिर देखो क्या कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, निकाल लिया P? अरे माय डियर, P निकाला दोनों से, क्या निकला? पोजीशन वेक्टर P क्या निकला AC से? हो गया लैम्डा इंटू B/2 प्लस 1 इंटू A अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालो, कहां से निकालो? OD से निकालो, म्यू इंटू OB प्लस A/3 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन म्यू प्लस 1। ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, डायग्राम बनते ही समझ में आ गया अब आपके, दोनों इक्वल होने चाहिए थे। सो लैम्डा इंटू B प्लस 2A अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू 2B प्लस A अपॉन ट्राइस ऑफ म्यू प्लस 1। चलिए सॉल्विंग करना चालू करते हैं। देखिए करना क्या होगा, समझना ध्यान से, समझ गए तो मतलब तुम जंग जीत गए। तो ऐसा लिख रहा हूं, लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इंटू B प्लस 2 से 2 कैंसल, वेक्टर A अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन थ्राइस ऑफ म्यू प्लस 1 इंटू B प्लस म्यू अपॉन 3 इंटू म्यू प्लस 1 इंटू A। देखो ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर। अच्छा ये ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? तो सर ए और बी तो पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए और बी के। अच्छा ये ए और बी किस प्रकार के वेक्टर हैं? अरे पोजीशन वेक्टर भी तो वेक्टर ही है ना, ए पोजीशन वेक्टर है, क्यों? होगी स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लिया, लेकिन ये कौन सा वेक्टर? ये ओए वेक्टर है ना, ओए वेक्टर भी तो पोजीशन वेक्टर का है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन था, इसलिए इस वेक्टर का एक स्पेशल नाम दिया जिसको हमने कहा पोजीशन वेक्टर है। तो ये ओए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर, तो ओए वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। वेक्टर कौन है? बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसको नाम मैंने पोजीशन वेक्टर दिया, ये वेक्टर किस प्रकार के वेक्टर है? डायग्राम से देख के बताइए। अरे भैया ये लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो है, उसको मैंने वेक्टर कह दिया। लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है। अरे भैया क्या है? इक्वल है, क्या है? डायग्राम में देखिए ना, बताइए कैसा वेक्टर है ये? पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, क्या है? इतने सारे नाम ले लिए मैंने, उसमें से कैसा वेक्टर ये ओए और ओबी? जब इसके बारे में मालूम चलेगा तब इस इक्वेशन में आगे कैलकुलेशन होगा, अथवा इक्वेशन हल होगा। दिमाग घूम रहा हो सर, ये क्या पूछ रहे हो आप? अच्छा ये बताओ, ये वेक्टर ओए और ओबी क्या ये पैरेलल है?
कोप्लेनर है। एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर, बिल्कुल सही, कोप्लेनर है। लेकिन कोप्लेनर का यहाँ पे मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। और क्या है कोप्लेनर? तो एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, रिमेंबर इट। नितिन बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन उसके साथ साथ कोप्लेनर का मुझे यहाँ उपयोग नहीं है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। और भी है वेक्टर, कोप्लेनर के साथ कुछ और भी है। लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम कैसे है? पोजीशन वेक्टर है। मुझे क्या मालूम ओए और ओबी की लेंथ सेम है या नहीं? उसने कहीं बोला क्या उसने ओए ओबी की लेंथ सेम है? बिल्कुल नहीं बोला। अभी तक नहीं पहुंच पाए तुम लोग यार। अरे कैसे मालूम भैया? ओए ओबी की बात बोला क्या कि लेंथ वेंथ कहीं इक्वल है? कुछ तो नहीं बोल रहा है, सोर्सेस ट्रायंगल कुछ तो नहीं बोल रहा। ये बताओ, ये ओए वेक्टर और ओबी वेक्टर पैरेलल है क्या? अरे जवाब दो, पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? नॉन पैरेलल है। पैरेलल का दूसरा नाम क्या होता है वेक्टर में? पैरेलल वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? तुमको ध्यान से नहीं सुनोगे तो घूमोगे बेटा। पैरेलल का दूसरा नाम होता है बेटा कोलीनियर। कोलीनियर, कोप्लेनर नहीं माय डियर, कोलीनियर। देखो कॉपी में आपने अगर नोट डाउन किया तो मैंने लिखवाया है कोलीनियर और पैरेलल। वेक्टर में कोलिनियरिटी और पैरेललिज्म सेम चीज है, क्योंकि हम फ्री वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वेक्टर ओए और ओबी ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, मतलब नॉन कोलिनियर है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि वेक्टर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर सिंस वेक्टर ए एंड बी, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। क्वेश्चन में उसने कुछ बोला नहीं है, आपको डायग्राम देखना है। आर नॉन कोलिनियर। अगर वेक्टर ए और बी नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा? अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। याद आई बात? आईजे के नॉन कोप्लेनर था, कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया। आई और जे नॉन कोलिनियर थी, कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया। तो अगर दोनों वेक्टर ए और बी दो ही वेक्टर थे ना, इसलिए मैं कोलिनियर नॉन कोलिनियर की बात कर रहा हूँ। एक कोप्लेनर में तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, कोप्लेनर में कोलिनियर भी हो सकते थे, नॉन कोलिनियर भी हो सकते थे। तो मैं कह रहा दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है, जो कि डायग्राम बता रहा है कि दो वेक्टर कोलिनियर होगी, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो बी का कोफिशिएंट लेफ्ट में होगा और राइट में होगा, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी फिर होगी ही नहीं। ठीक, नॉन कोलिनियर है, इसीलिए लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 म्यू अपॉन 3 इंटू म्यू प्लस 1, फर्स्ट रिलेशन। एंड दूसरा, ए का कोफिशिएंट भी दोनों सेम होना चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू म्यू अपॉन 3 इंटू म्यू। अब माय डियर, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 की वैल्यू एक जगह से निकाल के यहाँ पे रख दो, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इज जी, पूरा का पूरा म्यू एलिमिनेट हो रहा है, ध्यान से देखो, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 यहां से निकल रहा है। तो म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, बल्कि 3 म्यू प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 इनटू लैम्डा प्लस 1। इसको उठा के यहां पर कर दो, या इसकी वैल्यू यहां पर कर दो। सो मुझे लैम्डा निकालना, ध्यान रखना। तो मैं म्यू को रिप्लेस करूंगा, इस पूरी क्वांटिटी की जगह 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कर दो। 1 upon lambda plus 1 equal to lambda upon 4 into lambda plus 1। lambda plus 1 कैंसिल हो गया, so lambda equal, तो आपके पास lambda की वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही lambda की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब p पॉइंट, वजह तो 1 है ही, इसका मतलब p ने a को 4:1 के रेशियो में डिवाइड किया। therefore p divides
AE इन रेशियो, अगर आप सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगा यार इसमें कुछ भी तो नहीं है, मेन चीज क्या है ना, उसको स्टार्ट कैसे करना है। फिर बीच में मेन डिसीजन फंसा। ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि अगर आई और जे के तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर थे, इसीलिए दोनों तरफ के आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेट करना। वैसे ही अगर आई और जे नॉन कोलिनियर वेक्टर होंगे तो दोनों तरफ के आई जे के कोफिशिएंट को आपको इक्वेट करना है। दोनों तरफ के अगर वेक्टर्स नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर होंगे तो ही दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स उस वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो हम कोफिशिएंट इक्वेट नहीं करेंगे, नॉन कोलिनियर होंगे तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे वेक्टर्स के, नॉन कोप्लेनर होंगे तो हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। कोप्लेनर कोलिनियर में कोफिशिएंट इक्वेट नहीं करेंगे, कोफिशिएंट का सम पोजीशन वेक्टर में 0 लिखेंगे। मैं इस बात को भी थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा अलग से नाम लेते हुए, लेकिन मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूं क्या अपन कर रहे हैं। ओ ए बी सी डी इस पेंटागन, ये एक पेंटागन है भाई, इन विच साइड ए बी, in which side AB, तो AB नहीं OA, in which side OA is parallel to CB and OD is parallel to AB. If OA is to CB, 1, and OD is to AB, leads to 1. No, sorry, 1 is to 3. Okay, this is given to you. If diagonals OC vector and AD vector, these are diagonals, OC vector and AD vector, OC vector and AD vector meet at X, then OX is to XC, क्या होगा निकालना। तो जो क्वेश्चन क्या डायग्राम बनाओ, OA is parallel to CV and OD is parallel to AB। तो OD जो है AB के पैरेलल हो गया, अब OA is parallel to CV, BC, है, OA is parallel to BC, OD is parallel to AB, OA is parallel to BC, ऐसा बना। ये बताओ ये पेंटागन इस क्वेश्चन के हिसाब से OA BC के पैरेलल है, OA अगर डायरेक्शन देखो तो OA पैरेलल टू CB और OD पैरेलल टू AB, डायरेक्शन भी सेम बना दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम बनाने से फायदा क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, पैरेलल है ना, मतलब कोलिनियर बना लूंगा। अरे भाई दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, बिकॉज़ पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर आर सेम इन वेक्टर्स। एंड सीडी बना दिया सही, ठीक है, उसके बारे में नहीं मालूम, ठीक, चलो आगे चलो। OA टू CB, OA वेक्टर अपॉन CB वेक्टर is 2:1, means 2/1। OA वेक्टर is equal to twice of CB वेक्टर। तो फिर मान लो O को ओरिजिन ले लेता हूं,
ए के पोजीशन वेक्टर को ए मानता हूं, बी के पोजीशन वेक्टर को बी मानता हूं, सी के सी मानता हूं, डी को डी। चलो देखते हैं ओए वेक्टर कितना है। ओए वेक्टर है ए वेक्टर, वाई जो सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस सी। वो एलिमिनेशन करते रहेंगे बैठ के, फर्स्ट रिलेशन। फिर ओडी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर, ओडी और एबी देखो सेम डायरेक्शन बनाए, इज 1/3। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ ओडी, थ्राइस ऑफ ओडी इज इक्वल टू एबी, और ओडी या डी हो जाएगा थ्राइस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस डी। रिलेशन नंबर 2। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि इफ डायगोनल ओसी एंड एडी मीट, ठीक है, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना, अब इसमें दिक्कत क्या है। ये इसके पैरेलल है, डायरेक्शन सेम बना दी, तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा, तो आगे हो गया वेक्टर ओए स्केलर मल्टीपल होगी ट्वाइस ऑफ, दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसका जो डायगोनल है ओसी एंड दूसरा डायगोनल कौन सा एडी, ये जो ओसी डायगोनल है और ये जो एडी डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, विच पॉइंट, एक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ओ एक्स अपॉन एक्स सी क्या है। मान लो लैम्डा इज टू 1, तो यहां मान लो म्यू इज टू 1 है, वही सेम कहानी, कहानी सेम है। का पहले मैं रेशियो निकाल लूंगा लैम्डा इज टू 1 के टर्म में, तो बेटा एक्स पॉइंट है, लैम्डा इज टू 1 जो निकालना था, और म्यू इज टू 1 और उठा के एलिमिनेट कर दूंगा। अब लैम्डा इज टू 1 से अगर मैं एक्स निकालूंगा तो हो जाएगा लैम्डा इंटू सी बाई 2, तो एक्स का एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा लैम्डा इंटू सी बाई 2। मैं काम कर रहा हूं फॉर एक्स, खत्म। लैम्डा इंटू सी 1 इंटू 0/2, यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू डी, तो म्यू इंटू डी, म्यू इंटू डी प्लस 1 इंटू ए प्लस ए अपॉन म्यू प्लस 1 बाई 2। क्यों आएगा भाई, बाई लैम्डा प्लस 1 आएगा, 2 का कोई लिख बाई लैम्डा प्लस 1। अब आप प्रॉब्लम देखिए कि जो दोनों तरफ वेक्टर हैं सी डी ए, ये वेक्टर के बीच में कोलिनियर या नॉन कोलिनियर की कोई कंडीशन नहीं है। इसको उस कंडीशन में लाने के लिए दो कहानी मैंने दे रखी है। देखिए अगर मैं वेक्टर ए और बी माइनस सी यूज करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है, कोलिनियर है। मुझे तो ऐसे वेक्टर जो नॉन कोलिनियर है, मतलब मुझे वेक्टर ए और वेक्टर डी लाना चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर डी नॉन कोलिनियर। मतलब हर चीज में अब मैं वेक्टर ए और वेक्टर डी लाऊंगा, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी को वहां से भागूंगा। अब समझ में आ गई, ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि माय डियर मेरे पास यहाँ पे नॉन कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए थे या नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए थे, है ना। ऐसा होगा तभी आप यहाँ पर दोनों तरफ कोफिशिएंट इक्वेट कर पाएंगे। यहां पे देखें कि ये तो मैं कह रहा हूं कि ये इसके पैरेलल है, तो कह रहा हूं कि वेक्टर ए और बी माइनस सी कोलिनियर है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर डी में लेके आता हूं, तो मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं, डी और ए सी को एलिमिनेट करता हूं, वेक्टर सी निकाल लो, वेक्टर सी, वेक्टर सी यहां से निकलेगा, तो वेक्टर सी हो जाएगा आपका 2b माइनस ए बाई 2, लिखते हैं ना, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 2b माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू डी प्लस ए अपॉन म्यू प्लस 1। अच्छा मुझे अब बी भी नहीं चाहिए, मुझे ए और डी चाहता हूं, मैं कोशिश चाहता हूं कि ए और डी में लिखा, तो अब मैं बी भी हटाना चाहता हूं, बी यहां से हटा देता हूं, बी देखो डी और ए में आ जाएगा, ये काम नहीं कर, ठीक, तो बी यहां से हटाता हूं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3d प्लस ए, तो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ बी, बी का मतलब है 3d, 3d प्लस ए
माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू डी प्लस ए ऑन म्यू प्लस 1। अब आप देखिए पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने दो वेक्टर के टर्म में लिख दिया, ए एंड डी, एंड बाय डायग्राम वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर नॉन कोलिनियर, देयरफॉर आई कैन इक्वेट द कोफिशिएंट। और फिर मैं वहां से क्या चाहता हूं, लैम्डा इज टू 1 चाहता हूं, म्यू को एलिमिनेट कर। उसमें हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आजकल आप 3D में पढ़ रहे हैं। मैं उसमें इस ओसी लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, स्ट्रेट लाइन की। देखो ये लाइन है, वेक्टर भी एक लाइन के फॉर्म में लूंगा। ये लाइन है जो पास कहां से हो रही है, ओरिजिन से, और इसके डायरेक्शन का वेक्टर निकालूंगा, तो कौन देगा, ओसी वेक्टर। फिर मैं एडी की इक्वेशन लिखूंगा और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 3D के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बल्कि ज्यादा जाता है। वहां एलिमिनेशन में थोड़ा सा प्रोसेस होती है बच्चों को। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला इजीली इसमें अप्लाई हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको यहां पर दो ऐसे वेक्टर यूज क्रिएट करने हैं जो नॉन कोलिनियर होंगे, या तीन वेक्टर अगर आ रहे हैं तो तीन ऐसे वेक्टर वहां पे रखने हैं जो नॉन कोप्लेनर होंगे, जिससे कि उनके वेक्टर के कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर पाए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, देखो ध्यान से। इन सेंटर, व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर क्या होता है? अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, तो जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं बेटा, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं खींचा, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन सेंटर कहलाता है। और आप जानते हो जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये अपोजिट साइड बीसी को, बीडी अपॉन डीसी को, जो एंगल बाइसेक्टर एडी है, एंगल बाइसेक्टर एडी एंगल ए के अपोजिट साइड बीसी को अपने पड़ोसी साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बीडी अपॉन डीसी क्या होगा? बीडी अपॉन डीसी होगा अपने पड़ोसी साइड। बीडी का पड़ोसी साइड कौन है? एबी। डीसी का पड़ोसी साइड कौन है? एसी। इसके रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस विल बी इक्वल टू एबी अपॉन एसी। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि ए के अपोजिट जो बीसी लेंथ है उसको स्मॉल ए बोलेंगे, बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी बोलेंगे, सी के अपोजिट वाले को स्मॉल सी। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम चीजें जाके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लगानी है, वहां मैं नहीं समझाऊंगा। यहाँ मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सेम एग्जैक्ट पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर सेम सेम की लगती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे मैं Z1 Z2 Z2 लिख दूंगा, Z3 लिख दूंगा, वेक्टर ए बी सी की। ये साइड लेंथ है ए, और ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। साइड लेंथ को अब मैं क्या कर दूं, मैं एक्स ए बोल दूं, और वो ए लिखते हैं नॉर्मली अपन। ठीक है ना, या एक्स वाई जेड ले लो तो भी चलेगा। अच्छा, लेंथ को मान लो एक्स है भाई, मान लो वाई है लेंथ, ये मान लो जेड है लेंथ, स्केलर है तो मैंने मान लिया एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब है बीसी का मॉड, वाई का मतलब है एसी का मॉड, और जेड का मतलब है एबी का लेंथ, एबी का मॉड। ठीक, चलो ठीक है, तो वो बन जाएगा ऐसे थोड़ी में, कोई बात। अब मैं बात उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, नाउ ध्यान दीजिए। तो आपके पास ये हो जाएगा कि बीडी अपॉन डीसी जो होगा, दैट विल बी दिस रेशियो, एबी की लेंथ अपॉन एसी की लेंथ, ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई। तो जेड अपॉन वाई रेशियो हो जाएगा, उससे आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ध्यान से देखना कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी है, इस ट्रायंगल में ये जो बी आई है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ए बी डी में ध्यान से देखो, ये जो बी आई है वो एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपने पड़ोसी साइड
आई का पड़ोसी सेट कौन है? ये इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगी तो आईडी अपॉन आईए कितना होगा? आईडी अपॉन आईए, ये क्या होगा? आईडी का पड़ोसी सेट कौन है? बीडी। आईए का पड़ोसी सेट कौन है? ए। इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक। अब बच्चे का क्वेश्चन राइज होता, सर ये आईडी अपॉन आईए बीडी अपॉन एबी, तो बीडी कैसे निकालूं? तो बीडी तो बड़े आराम से निकाल सकते थे, ये मिलते हो ना, बीडी अपॉन डीसी है तुम्हारे पास। देखो कैसे निकालना। सो मैं यहां से वापस लिख रहा हूं, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। इसको ऐसे नीचे भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा बीडी अपॉन जेड इज इक्वल टू डीसी अपॉन वाई इक्वल टू बीडी प्लस डीसी अपॉन जेड प्लस वाई बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब बीडी प्लस डीसी कितना है? बीडी प्लस डीसी तो बीसी है, बीसी अपॉन जेड प्लस वाई। और बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स है, एक्स अपॉन जेड प्लस वाई। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? बीडी की। तो बीडी की वैल्यू कितनी होगी? जेड इंटू एक्स अपॉन जेड। ये बीडी का लेंथ निकल गया। अब बीडी का लेंथ क्या रख देता हूं, तो आईडी अपॉन आईए, बीडी का लेंथ है जेड इंटू एक्स अपॉन जेड प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय आई एबी। एबी का लेंथ कितना भाई? एबी का लेंथ है जेड, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा एक्स अपॉन जेड प्लस वाई। दिस इज आईडी अपॉन आई ए। रेशियो आईडी की तरफ का रेशियो होगा एक्स, ध्यान से देखना, आईडी की तरफ का रेशियो होगा एक्स और आईए की तरफ का रेशियो होगा जेड प्लस वाई। अब माय डियर इस पे लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, जेड इज टू वाई का रेशियो डी मिल जाएगा। इस पे लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, z प्लस वाई इज टू एक्स का रेशियो, वहां से i मिल जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन में लिख देता हूं, पहले देख लो जो मैंने लिखा वो समझ में आया। यही कहानी 2D में है, यही कहानी वेक्टर में है, 3D में है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहानी अलग थोड़ी है, ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री की बात जो है वो सब्जेक्ट से। अब ये ध्यान रखना कि ये जो बात आई है, ये जो बीडी है, बी आई है, ये बी आई, ये बी आई, ये आपके जो आईडी को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में? आईडी इज टू एआई या एआई अपॉन आईडी, कुछ भी करो, वो अपने पड़ोसी साइड के रेशियो में डिवाइड करेगी। आईडी का पड़ोसी साइड बीडी, आईए का पड़ोसी साइड ए। एबी लेंथ तो मालूम है, लेकिन बीडी लेंथ नहीं मालूम, वो मैंने यहाँ पे इस वाले रेशियो से निकाल दी। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए कैसे लगाया, जैसे ही मिल गया मुझे आईडी अपॉन आईए मिल गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, डी के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट, डी का पोजीशन वेक्टर लिखा, क्या होगा डी का पोजीशन वेक्टर? डी का पोजीशन वेक्टर का z इंटू सी प्लस वाई इंटू बी अपॉन z प्लस वाई। बी खत्म। अब आई का लिख रहा हूं, आई का क्या होगा? z प्लस वाई इंटू डी का पोजीशन वेक्टर, तो z प्लस वाई इंटू डी का पोजीशन वेक्टर, z इंटू सी वाई इंटू बी अपॉन z प्लस वाई, कैंसिल, प्लस x इंटू इधर का पोजीशन वेक्टर a डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम x प्लस वाई। तो अगर i का पोजीशन वेक्टर देखोगे तो हो जाएगा xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन x प्लस वाई प्लस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि हम i का पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली ओरिजिन नहीं लेते, क्योंकि हम i का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन आप किसी क्वेश्चन में ओरिजिन ले भी लेंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बार क्वेश्चन उससे इजीली बन जाता है। समझ में आया कैसे अपने को इन सेंटर निकालना है? दिस इज द वे इन विच वी हैव टू सॉल्व इन 2D आल्सो, इन 3D आल्सो, इन कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो। वेक्टर में करा दिया, बाकी जगह अब नहीं कराऊंगा। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा ये सब प्रूफ नहीं लूंगा, 2D लूंगा तो प्रूफ नहीं लूंगा, सीधे सीधे रिजल्ट्स में यूज करूंगा। कॉन्सेप्ट तो बेटा ये सब बेसिकली ये 9th 10th की ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है। अब हमारी एनसीईआरटी बुक में ये सब नहीं दिया है, इसका ये थोड़ी की ज्योमेट्री में नहीं है, यूक्लिड ज्योमेट्री उठा लो सब मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन लिख लो बेटा इन सेंटर पे, बहुत बार ये क्वेश्चन हम आपसे नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने।
नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन है आई इज in center of triangle ABC, then prove that डायग्राम बना दिया, मिटा रहा हूं डायग्राम। चलो ये रहने देता हूं। then prove that mod of BC into IA plus mod of CA to IB plus mod of AD into IC vector, this must be equal to 0। 0 मतलब 0 वेक्टर। वेक्टर का सम एक वेक्टर ही होगा बेटा। सिंपल ट्रायंगल लॉ इन सब में क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, आप उसको कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा अगली क्लास में, आप आरडी शर्मा को एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। ट्रायंगल लॉ पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़े कम आते हैं। अब पूरी वेक्टर से 3 तो क्वेश्चन पूछने, 2 से 3 क्वेश्चन पूछने वेक्टर से, और 3D दोनों मिला के 5 क्वेश्चन पूछने उसको। क्या पूछेगा बताओ? इतने सारे दूसरे महान महान कॉन्सेप्ट हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ऐसा पूछा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर हो जाए। तो ट्रायंगल लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो उम्मीद नहीं है। हाँ, कहीं किसी क्वेश्चन के बीच में अप्लाई हो जाए तो गलत बात है। कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है वो। आई इज द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इन सेंटर है, देन प्रूव दिस थिंग। तो आप चाहो तो अभी जो अपन ने सॉल्व किया था उसी से कर सकते थे। ये मान लो ए बी सी है और ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, आई का पोजीशन वेक्टर हम निकाल चुके हैं, बीसी की लेंथ हमने ली थी x, इसको लिया था y, इसको लिया था z। सीधा सीधा पुट कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें करना क्या, सब तो मालूम है तुमको। व्हाट इज बीसी लेंथ? x है, तो आपको प्रूव करना है x इंटू आई ए वेक्टर प्लस सी ए लेंथ कितना है y, y इंटू आई बी वेक्टर प्लस z इंटू आई सी वेक्टर इक्वल टू 0। आई तो ऑलरेडी मालूम है, आई की वैल्यू अभी हमने प्रूव की, क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उठा के इसको यहाँ पर कर दो और सॉल्व कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई आई दिस माइनस ए दिस माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा इसलिए।